A very good morning to all of you। बच्चों, आज की क्लास में हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे और जो ये सिलेबस चल रहा है वो मैं आपको बता दूं। जो कक्षा 6 है, क्लास 6 है, उसमें जो मैथ्स है आपके पास, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 2 है, उसमें पूर्ण संख्याएं। इससे पहले जो प्रथम अध्याय है अपनी संख्याओं की जानकारी, उसको मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को कहते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर एक होता है होल नंबर पूर्ण संख्याएं, और एक होता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं इनको कहते हैं आप नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपको पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, अब जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, जैसे हम कहीं पे जाते हैं और कुछ भी गिनना है हमको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और इसको लिखते जाते हैं, अनंत तक लिखते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सारी जो संख्याएं होती हैं, जो गिनती की जो संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब को क्या कहते हैं, एक से लेकर के और अनंत तक की संख्याओं को आप क्या कहेंगे, इनको आप प्राकृत संख्याएं कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, एक से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याओं को आप प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब इन प्राकृत संख्याओं में यदि हम शून्य को भी शामिल कर दें, जीरो को भी शामिल कर दें, तो जीरो से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, कंफ्यूजन खत्म हो गया। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, एक से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और जब प्राकृत संख्या में आपने जीरो जोड़ दिया, तो शून्य से लेकर के और अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, उनको आप पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब जानिए आपके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जानते हैं, गिनना प्रारंभ करते हैं तो हम 1 2 3 4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, गिनती वाली संख्याएं कहते हैं, काउंटिंग नंबर कहते हैं। और गिनती वाली संख्याओं को ही आप नेचुरल नंबर कहते हैं। ये मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक की जो भी संख्याएं होती हैं, वो आपकी प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है पूर्ववर्ती और परवर्ती। थोड़ा इसको समझेंगे। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, परवर्ती का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में पूर्ववर्ती को आप क्या कहेंगे, प्रीडिसर, और परवर्ती को कहेंगे सक्सीजर। अब ये पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होते हैं। पूर्ववर्ती नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, जो ठीक पहले आए, किसी संख्या से ठीक पूर्व आए। जैसे 16 की बात करें तो ठीक पहले, जो ठीक पहले आए वो 15 होती है, और जो ठीक बाद में आए उसको वो 17 होती है। तो 16 एक संख्या है, उसके ठीक पहले 15 आती है और ठीक बाद में क्या आती है, 17 आती है। तो 16 से जो ठीक पहले आए, 16 से पूर्व जो आए, 16 से जो पूर्व आए, उसको क्या कहेंगे आप, पूर्ववर्ती। जो 16 से पहले आया, संख्या से पहले आया, उसको पूर्ववर्ती कहते हैं, प्रीडिसर। और जो संख्या के बाद आए उसको क्या कहते हैं, परवर्ती। परवर्ती मतलब सक्सीजर। किसी भी संख्या में एक घटाने पर उसका पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाता है, और किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर उसका परवर्ती प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती परवर्ती समझ में आया। पूर्ववर्ती किसे कहते हैं, किसी भी संख्या में एक घटाने पर आपको पूर्ववर्ती मिल जाएगा उसका।
जैसे आपको 3 का पूर्ववर्ती निकालना है तो आपने 3 - 1 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2। 2 इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा। और अगर ना 3 का परवर्ती निकालना है आपने तो क्या करना है, 3 + 1 कर देना है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, परवर्ती हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है प्राकृत संख्या में अगर 1 जोड़ दें, अगर 1 जोड़ दें तो आप अगली प्राकृत संख्या को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप उसका परवर्ती प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर आप उसका परवर्ती प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 16 का परवर्ती दे रखा है, 16 का परवर्ती कितना हो जाएगा, 16 + 1 17, 19 का परवर्ती 19 + 1 20। इस प्रकार आगे भी जो भी संख्या होगी, अगर आपको उसका परवर्ती निकालना है तो आपको क्या करना है, उसमें 1 जोड़ देना है। और अगर आपको पूर्ववर्ती निकालना है तो उसमें से आपने 1 माइनस कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रयास करने के लिए दे रखा है 19 का, ये जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हैं उनका अपना पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों लिखना है। 19 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 19 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 18, सीधा इसमें से 1 माइनस कर देना है। 19 - 1 तो कितना होता है 18, और 19 + 1 कितना होता है 20। तो 19 का परवर्ती आपने निकाला, 19 का परवर्ती कितना हो गया है 20 हो गया है, और 19 का पूर्ववर्ती आपका 18 हो गया है। इसी तरह से आप इन सारी संख्याओं का निकालेंगे। इस संख्या का निकाल के दिखाती हूँ, बाकी ये सारी संख्याएं आप खुद से निकालेंगे। ठीक है, 208090। तो सबसे पहले संख्या पढ़नी आपको आनी चाहिए। यहाँ से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितनी है, 2,08,090 संख्या है। तो अब इसमें क्या करना है, अगर आपने इसका परवर्ती निकालना है, सक्सीजर निकालना है, तो आपने इसमें 1 जोड़ देना है। 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और बाकी सारी संख्या वैसे ही हो जाएगी। तो ये जाएगा 2,08,091। इसका क्या निकला, ये आपका इसका परवर्ती निकल के आ गया है। और अगर आपने इसका पूर्ववर्ती निकालना है तो आपने क्या करना है, 2,08,090 में से 1 आपने माइनस कर देना है। ठीक है, क्या माइनस कर देना है, 1 आपने यहाँ से घटा देना है। तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 0 ऐसे ही उतरेगा 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2,08,089। ठीक है, 2,08,089, ये इसका क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने 1997 का भी निकालना है, 12,000 का निकालना है, 49 का निकालना है, और ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख का निकालना है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 24,40,701 है, इसका निकालना है। और इसी तरह से आपने ये सारे पूर्ववर्ती, इनके पूर्ववर्ती और परवर्ती निकाल करके कल की क्लास में मुझे चेक करवाना है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, बताइए है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो ये हो जाएगा हाँ। 0 एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। अब आप कहेंगे कि 1 से पहले तो यहाँ पे 0 आता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी प्राकृत संख्या कैसी हो सकती है जिसका पूर्ववर्ती नहीं है। लेकिन बच्चों याद रखिए कि जो ये 0 है, जब ये शामिल हो जाता है तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होती हैं, प्राकृत संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती हैं। इसलिए एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृत संख्या की बात हो रही है। एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। 1 का पूर्ववर्ती 0 यहाँ पे नहीं माना जाएगा, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है।
क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई परिवर्ती नहीं है? क्या कोई अंतिम प्राकृत संख्या है? तो अंतिम प्राकृत संख्या कोई हो सकती है, बताइए। अंतिम प्राकृत संख्याएं कोई नहीं होती हैं, क्योंकि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो यहाँ से एक से लेकर के चलते जाती हैं और अनंत तक की क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसलिए क्या होता है कि कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जिसका कोई परिवर्ती नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई भी प्राकृत संख्याएं नहीं है। हर प्राकृत संख्या का एक परिवर्ती होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर पहले वाले का क्या होगा? क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? तो ऐसी प्राकृत संख्या क्या है? एक है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। लेकिन ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जिसका कोई परिवर्ती नहीं है। तो ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या हमारे पास नहीं है जिसका परिवर्ती नहीं है, जबकि हमारे पास ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका पूर्ववर्ती नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, संख्या 3 का एक पूर्ववर्ती है और एक परवर्ती है, ये तो आपको पता है। 2 के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसका परवर्ती 3 और पूर्ववर्ती 1 है। अब यहाँ पे है, क्या 1 के परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों होते हैं? लेकिन जब हम यहाँ पे परवर्ती और पूर्ववर्ती की बात करते हैं, तो जब एक की बात कर रहे हैं, यदि एक प्राकृत संख्या के लिए पूछा गया है, यदि एक प्राकृत संख्या के लिए पूछा गया है, तो इसका कोई भी परिवर्ती नहीं होता, इसका कोई परवर्ती नहीं होगा, सॉरी, इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। अगर एक प्राकृत संख्या के लिए पूछा गया है तो इसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा। पूर्ववर्ती का मतलब आगे, इसका आगे शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है। और अगर ये पूर्ण संख्या के लिए पूछा गया है एक, तो इसका क्या होगा? पूर्ववर्ती शून्य होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है। अब आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ये सब संख्याएं आपने प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको बताया गया है। अब हम आते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। इस लाइन को आप लिख लेंगे, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अभी हमने आपको अच्छे से समझाया भी था कैसे नहीं होता। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं उनके संग्रह में हम शून्य को 1 के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। जब हम प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित करते हैं तो प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। ये चीज़ मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? शून्य से स्टार्ट होती हैं और 1 2 3 तक चलती जाती हैं, अनंत तक ही आपकी चलती रहेंगी। तो ये क्या है? प्राकृत संख्याओं में जब हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो होल नंबर या पूर्ण संख्या आपके पास मिल जाती है। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? बताइए, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? अब आप इनका आंसर मुझे दीजिए कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। देखो, पूर्ण संख्याएं कौन कौन होती हैं? 0 1 2 3 4 5, इस तरह से संख्याएं होती हैं। ये क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4, इस तरह से ये आगे बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंतर भी आ रही है ना। इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। समझ गए? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं भी होती हैं।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो हाँ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ये जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर भी आ रही हैं और प्राकृत संख्याओं के अंदर भी आ रही हैं। अब दूसरा पूछा गया, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं, तो क्या होगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे जो पूर्ण संख्या है वो क्या है, 0 भी है। तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं, नहीं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। तो क्यों नहीं पूछा जाए तो ये इसलिए ये बोलेंगे कि इसलिए नहीं है क्योंकि पूर्ण संख्याओं में शून्य भी आता है, जबकि प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं आता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। कौन सी है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो हमने बता दी है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। देखो पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती हैं और 1 2 3 4 चलते हुए ये अनंत तक जाती हैं, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, अनंत बोल सकते हैं इसको, अनंत इसकी क्या होगा, पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। इसके बारे में हम बता नहीं सकते कि कौन सी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन, ये जो आपको प्रयास करने के लिए दिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब दिखा है जोड़ व्यवकलन, ये सब आप सीख रहे हैं। अब देखिए संख्या रेखा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं संख्या रेखा के बारे में। ठीक है, संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा होती है, इसको इंग्लिश में आप कहेंगे नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा, देखिए एक रेखा होती है और उस पे आपको क्या करना है, संख्याओं को दर्शाना सिखाया गया है। तो अभी आपको मैं शून्य से और दाहिनी ओर, शून्य से दाहिनी ओर आपको पढ़ा रही हूँ। जब आप थोड़ा सा अपनी क्लास को आगे बढ़ोगे तो आप शून्य के बाईं ओर भी पढ़ोगे, और इस तरफ जो यूनिट होती है वो माइनस में होती है। तो हमें अभी जो हमारे यहाँ सिलेबस में है वो शून्य से दाहिनी ओर आपको पढ़ना है। तो संख्या रेखा पर आप किस तरह से लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या रेखा पे इस प्रकार से आपको क्या करना है, नंबर्स को लिखना है। तो संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं, दाईं ओर, यहाँ लिखा भी गया है, 0 के दाईं ओर एक अन्य बिंदु अंकित कीजिए और इसे 1 नाम दीजिए। तो हमने क्या करा, इस तरह से हम संख्या रेखा पे नाम लिखेंगे, ये हमें अभी नहीं लिखना है। 0 से दाहिनी ओर हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 5 6, जहाँ तक आपको ज़रूरत पड़े वहाँ तक आप लिखेंगे, अनंत तक आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, संख्या रेखा बनानी आ गई आपको। संख्या रेखा आपने एक रेखा इस तरह से खींचनी है, शून्य आप यहाँ लिखेंगे और इसके दाहिनी ओर आप लिखते हुए जाएंगे और इसको आप अनंत तक कहीं तक भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 1 मात्रक की दूरी मानी जाएगी। यहाँ से और यहाँ तक 1 दूरी मानी जाएगी, 1 दूरी, 1 + 1 2 होता है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। 2
प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है, इसलिए यहाँ इन सब के बीच की जो दूरी है वो +1 मानी जाएगी। ठीक है, ये देखिए +1 करेंगे तो आगे वाला मिलता रहेगा आपको। अब थोड़ा सा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको संख्या रेखा बना करके दी हुई है, नीचे एक रेखा दी हुई है और पूर्ण संख्याओं के लिए एक संख्या रेखा आपके पास दी हुई है। ठीक है, इस तरह से हमने कहा कि जो ये बीच के मात्रक हैं वो क्या होते हैं, एक मात्रक की दूरी पर होते हैं। अब आप देखेंगे कि हम इधर से दाहिनी ओर चलेंगे, 0 से दाहिनी ओर। ठीक है, 0 से दाहिनी ओर जब हम चलेंगे तो आपको क्या होगा, बड़ा मात्रक मिलेगा। एक से बड़ा 2 है, 2 से 3 है, या 2 के दाहिनी ओर 7 है तो 7 क्या है, बड़ा है। और 7 के बाईं ओर 2 है तो 2 क्या है, छोटा है। अगर 7 पे हम खड़े होते हैं और 7 के बाईं ओर देखेंगे तो हमको 2 मिलेगा, और 2 मिलेगा 3 4 5 6। तो इससे बाईं ओर वाले क्या हैं, सब छोटे हैं, और इससे दाहिनी ओर जब ये चलेगा तो इससे बड़ा मात्रक आपको मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं संख्या रेखा पर योग। संख्या रेखा पर योग कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक छोटी संख्या रेखा मैं खुद से बना देती हूँ। यहाँ हमने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर इस पे हमने 3 + 4 3 + 4 करना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमने कहाँ पे चले जाना है, 3 पे आपको चले जाना है। बात 3 हो रही है, और 3 से आपने क्या करना है, 4 कदम आगे बढ़ना है। देखिए बढ़ रखा है 1 2 3 4। तो 3 से हम 4 कदम आगे बढ़ गए तो हमें क्या मिला, 7 मिला। तो 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या करा हमने, जो संख्या हमको पहले दी गई है उस संख्या पे हमने चले जाना है। उसके बाद जिसको जोड़ना है तो दाहिनी ओर जाना है, घटाना है तो बाईं ओर जाना है। ठीक है, जोड़ना है तो कहाँ जाना है, दाहिनी ओर को जाना है, घटाना है तो बाईं ओर को आना है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्या करा, 3 + 4 की बात हो रही है, 3 पर चले गए, वहां से 4 कदम बढ़े, 1 2 3 4, और 4 कदम पे हमें 7 मिल गया। 3 + 4 कितना होता है, 7 ही होता है। इसको करके देखते हैं। 4 + 5 कहाँ पे जाना है, 4 पे चले जाना है, 4 पे चले गए। अब यहाँ पे देखिए 4 + 5, 4 + 5 इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 9 लिख लेंगे, यहाँ 10 लिख लेंगे। तो 4 + 5 हमने करना है, 4 तो हम बैठ गए, 4 पे हम चले गए हैं। अब हमने क्या करना है, 5 कदम और आगे बढ़ना है, क्योंकि +5 है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो संख्या रेखा पे आपको जब आपको प्लस करना है तो आपको दाहिनी ओर कदम बढ़ाने हैं, और जितना आपसे पूछा गया उतने ही कदम बढ़ाने। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए, 2 + 6 कहाँ पे जाना है, 2 पे जाना है, 2 पे जाना है, और 6 कदम आगे जाना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 6 = कितना होता है, 8 होता है। कोई डाउट है, नहीं।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब हमको संख्या रेखा पे जोड़ करना है, योग करना है, तो हमने उस संख्या से दाहिनी ओर उतने ही कदम बढ़ने हैं जितना उसमें योग करना है। डाउट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। 3 + 5, 3 पे चले जाइए और 5 कदम बढ़ाइए। 1 2 3 4 5। 3 + 5 कितना होता है? 8 होता है। कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक बार आप प्रयास करिए। 1 + 6 कितना होता है? तो कहाँ पे जाएंगे हम? सबसे पहले 1 पे, ठीक है। यहां से आपको 6 कदम आगे बढ़ाना है। 1 पे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कदम हम आगे बढ़ गए। तो 1 + 6 = 7 होता है। तो ये तो थे आपके योग वाले क्वेश्चन। प्रश्न कौन से थे? योग वाले थे। जब हम संख्या रेखा पर योग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उतने जितना आपको इसमें संख्या में योग करना है उतने कदम हम दाहिनी ओर चलते हैं और आपको संख्या रेखा पर योग करना आ जाता है। ठीक है, तो शायद यहाँ तक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे संख्या रेखा पर व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब क्या होता है? घटाना। अभी तक हमने क्या सीखा? योग करना। योग करते हैं तो दाहिनी ओर जाते हैं, संख्या से दाहिनी ओर जाते हैं तो योग हो जाता है। ठीक है, दाहिनी ओर गए हम। जब घटाना होगा तो हम क्या करते हैं? संख्या से बाईं ओर को आते हैं, और जब हम संख्या से बाईं ओर को आते हैं तो वहां पे हम उसको घटा देते हैं। संख्या रेखा पर जोड़ना होगा तो आपने संख्या से दाहिनी ओर को जाना है, और संख्या रेखा पर यदि आपको घटाना होगा तो आपने संख्या रेखा पर क्या करना है? संख्या से बाईं ओर को आना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 7 - 5 आपको पता करना है। तो बात वही है, जाना हमें 7 पे ही है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर जो व्यवकलन करना है उसके लिए हमने क्या करना है? यहाँ पे दिया हुआ है 7 - 5 = 2। तो कैसे करना है? जाना हमने 7 पे है, 7 पे जाना है। अब यहाँ पे क्या करना है? हमने माइनस करना है, और जब हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो संख्या रेखा पे हम बाईं ओर आते हैं। तो कितनी बाईं ओर कितने कदम चलने हैं? 5 कदम। 1 2 3 4 5। तो 7 - 5 = कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो घटाने के लिए हमने बाईं ओर चलना है। ये देखिए, 8 - 3 आप करेंगे। 8 लिखिए, 8 पे चलेंगे। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? 8 पे जाना है, और कितने कदम वापस आना है? 3। 1 2 3। तो 8 - 3 = 5 होता है। ठीक है, फिर से देखिए, 6 - 2 दे रखा है। 6 - 2, तो 6 से हमने कहाँ जाना है? -2। 2 कदम हमने दाहिनी ओर नहीं, बाईं ओर जाना है। दाहिनी ओर क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि दाहिनी ओर तब जाते हैं जब हम उसको प्लस करते हैं, और जब हम माइनस करते हैं तो बाईं ओर आते हैं। तो 6 - 2 कितना हो जाएगा? 2 कदम हम बाईं ओर चलेंगे तो 6 - 2 आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला देखेंगे आप। 9 - 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। जाना कहाँ पे है? 9 पे जाना है। 9 - 6, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा? 9 से एक कदम, 1 2
3, 4, 5, 6। तो 9 माइनस 6 कितना होता है? 3 होता है। तो जो आज की क्लास है वो हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। और आज की जो क्लास है वहाँ हमने क्या सीखा? संख्या रेखा के बारे में सीखा, पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखा, प्राकृत संख्याओं के बारे में सीखा, संख्या रेखा पे जोड़ना भी सीखा और संख्या रेखा पे घटाना भी सीखा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। जो कल की क्लास शुरू होगी वहाँ पे हम सीखेंगे संख्या रेखा पे गुणा कैसे किया जाता है। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो है कि आपने जो ये प्रयास कीजिए हैं इनके क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करनी है। और क्या करना है, अपने आप भी संख्या रेखा को बनाना सीखना है। संख्या रेखा के